हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूं आपका एजुकेटर वैभव निर्मल और आज मैं आ गया हूं आपको कैपिटल गेन का कंप्लीट रिवीजन करवाने के लिए। तो गाइस, स्क्रीन पे आपको मेरा नोट्स दिख रहा होगा। ये पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड कर सकते हो वहां पर से, ठीक है। तो गाइस चलो मैं इससे आज आपका कंप्लीट रिवीजन करवा के दे देता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो। और साथ ही गाइज, अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगता है और अगर आपका भी रिवीजन जो है वो फास्ट हो जाता है मेरे साथ साथ, तो गाइज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देकर के जरूर जाना। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है और उस ट्रांसफर पे आपको प्रॉफिट या फिर गेन हुआ है, तो वो जो प्रॉफिट और गेन है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल आपने ट्रांसफर किया है उस साल वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब सर आप एक चीज बता दो कि कैपिटल एसेट क्या होता है। मैं बताऊं, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड करता है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, आइदर वेदर इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस, प्रोफेशन और नॉट। मैंने बोला सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा समझ लो कि जितने भी एसेट है वो सारे कैपिटल एसेट है, बट एक्सक्लूड फोर थिंग्स गाइस। इसको ध्यान में रखना है, एक्सक्लूड फोर थिंग्स। चार चीजों को छोड़ के जितने भी एसेट है वो कैपिटल एसेट है। अब वो चार चीज क्या है? तो गाइस अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल वाला, वर्क इन प्रोग्रेस वाला या फिर फिनिश्ड गुड्स वाला, तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा एक और चीज समझना, अगर कोई मूवेबल पर्सनल एसेट है, अगर कोई मूवेबल पर्सनल एसेट है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे और वो कैपिटल गेन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट जो है उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा और यहाँ पर कैपिटल गेन लग जाएगा। मैंने अभी तक आपको दो एक्सेप्शन बताया, बोलो स्टॉक इन ट्रेड, अरे बोलो स्टॉक इन ट्रेड हो गया और दूसरा हो गया मूवेबल पर्सनल एसेट। गाइस अब तीसरा समझना, अगर आपके पास कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आपके पास कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है और उसको आप ट्रांसफर करते हो और उस केस में आपको कैपिटल एसेट, उस केस में उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। गाइस अब एक और चीज समझना, अगर कोई गोल्ड बॉन्ड 1999 है, अगर कोई गोल्ड बॉन्ड 1999 है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, तो वो जो है कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और यहाँ पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब गाइस एक और चीज समझना, इस इंस्ट्रूमेंट पर अगर कोई इंटरेस्ट भी आपको मिलता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। गाइस मैंने ट्रांसफर वर्ड का यूज किया, तो ट्रांसफर क्या क्या इंक्लूड करता है? ट्रांसफर इंक्लूड करता है, मैं बताऊं, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट या फिर आपने अगर किसी राइट का एक्सटिंग्विशमेंट किया है तो उसको ट्रांसफर मान लेंगे। दूसरा गाइस, अगर आपका कोई कैपिटल एसेट है वो कंपलसरी एक्वायर्ड हो गया है अंडर एनी लॉ, तो उस केस में इसको जो है ट्रांसफर मान लेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर माना जाएगा। और लास्ट गाइस, अगर आपने किसी जीरो कूपन बॉन्ड्स का रिडम्पशन किया है तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर माना जाएगा। सर अब आप एक ये बात बताओ कि जो कैपिटल गेन है ना सर, वो दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सर हम लोग को पता कैसे चलेगा, हम लोग कब मानेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है? गाइस मैं आपको बता दूं, ऑडियो में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा होगा, पर आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना गाइस। अब एक और चीज समझना, मैंने बोला क्या कि कैसे मानेंगे कि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो गाइस इस केस में हम लोग को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए मैंने गाइस दो पार्ट बनाया है, आप लोग बस उसको समझ लोगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देखो आप लोगों को यहाँ पर दो पार्ट दिख रहा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। मैंने बोला पार्ट ए में अगर ऐसे कोई सिक्योरिटीज है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर गाइस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कोई यूनिट है, या फिर गाइस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का कोई यूनिट है, और लास्ट अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स है, उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर देखना होगा। अगर आप 1 ईयर से पहले इन चारों को ट्रांसफर कर देते हो, अगर 1 ईयर से पहले इन चारों को आप ट्रांसफर कर देते हो तो इस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर पार्ट बी में मैंने बोला एनी अदर एसेट, इन चार चीजों को छोड़ करके कोई भी जो एसेट है उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल का देखना पड़ेगा। 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे, अगर 2 साल से पहले आपने ट्रांसफर कर दिया होगा तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। मैंने बोला बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलता है। मैं एक बात बताऊं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अभी ऐसे भी नहीं मिलता है। लेकिन गाइस अगर ऐसा कोई एसेट है जो आपने एक्वायर किया था बिफोर 23, जो आपने ट्रांसफर किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 को से पहले, मैंने बोला अगर कोई एसेट है जिसको आपने ट्रांसफर किया है बिफोर 23 जुलाई 2024, उस केस में गाइस इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब इंडेक्सेशन वगैरह क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप लोग एक समझ लो कि बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका कोई कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड है या फिर गाइस अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है तो उस केस में आपको इंडेक्स बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब एक और चीज समझना, अब हम लोग जो है गाइस कैपिटल गेन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेना पड़ेगा, उसमें आप लोग माइनस कर दोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आ जाएगा आपके पास नेट कंसीडरेशन, उसमें आप लोग माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, तो आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब एक और चीज समझना गाइस, मैंने आपको अभी बताया था क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि आपने कोई भी एनी एसेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। उस केस में आपका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट राजा सेम होगा, उसमें आपको फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेना होगा, उसमें से आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा नेट कंसीडरेशन। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा, साथ ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब गाइस क्वेश्चन आ रहा है ये होता है क्या कि सर जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको निकालेंगे कैसे? तो गाइस सिंपल फॉर्मूला है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मल्टीप्लाई कर दोगे इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड कर दोगे उसको इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन से। सेम गाइस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से और डिवाइड कर दोगे इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट से।
सर इसके लिए हम लोग को इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो गाइस। आंसर इज नो गाइस, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन फिर भी गाइस आपके अपने लिए गाइस आपको याद होना चाहिए 2 इंडेक्स नंबर। क्या 2001 और 2 का इंडेक्स नंबर आपको याद होना चाहिए, और जो आपका रेलेवेंट ईयर है उसका इंडेक्स नंबर आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज इंडेक्स नंबर जो है क्वेश्चन में दिया रहता है वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। गाइस अब एक और चीज समझना, अगर आपने कोई एसेट को एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001, मैंने बोला गाइस अगर आपने किसी एसेट को एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001 तो उस केस में आपको एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे ना, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट क्या है, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 क्या है। मैंने बोला अगर आपने किसी एसेट को एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, अगर आपने किसी एसेट को एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001 तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट क्या है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 क्या है। विचएवर इज हायर होगा ना गाइस, विचएवर इज हायर होगा वो आप कॉस्ट ले लोगे। अब गाइस एक और चीज समझना, यहाँ पर एक और एंटिक पॉइंट है, आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना गाइस वो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस केस में अगर क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू, अगर क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि अगर आप ऐसा कोई एसेट है जिसको आपने एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001 तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते समय देखोगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001। लेकिन गाइस एक चीज और समझना, अगर उस केस में उस क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ है तो फिर आप कैसे देखोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते समय आप पहले देखोगे कॉस्ट क्या है मेरा, दूसरा आप कंपेयर करोगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। व्हिचएवर इज लोअर होगा ना गाइस उसको आप कंपेयर करोगे कॉस्ट के साथ, और उस केस में व्हिचएवर इज हायर जो होगा ना गाइस वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लोगे। अब एक और चीज समझना गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज। अच्छा गाइस हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई इंप्रूवमेंट है जो कि आपने बिफोर 1/4/2001 कराया है, ऐसे किसी एसेट पे आपने इंप्रूवमेंट कराया है जो आपने 1/4/2001 से पहले कराया है, उस केस में गाइस इसको इग्नोर कर देने का है, जैसे कि वो आपको इग्नोर करती है। ठीक है गाइस, जैसे कि वो आपको इग्नोर करती है वैसे इसको इग्नोर कर देना है, इसको कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट जो बिफोर 1/4/2001 हुआ है उसको गाइस इग्नोर कर देना है, उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं लेना है। चलो गाइस अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं अच्छा हाँ गाइस, अभी तक मैं आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ा रहा था, आपको मैंने बताया क्या कि जो कैपिटल गेन का इनकम है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। लेकिन गाइस इसकी भी 3 एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस आप लोग पीडीएफ में देखो और मेरे साथ साथ रीड करो, ठीक है। देखो गाइस पहला है क्या कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इक्वल्स टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैंने बोला नॉर्मली जो ईयर ऑफ टैक्स होता है वो ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, बट इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ है गाइस, ट्रांसफर तब माना जाएगा जिस साल आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ है। जिस साल कन्वर्जन हो रहा है ना गाइस उस साल को आप ट्रांसफर मान लोगे। हाउएवर गाइस टैक्स इज सोल्ड हाउएवर गाइस टैक्स इज पेड इन द ईयर स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। मैंने बोला सबसे पहले गाइस सिंपल समझ लो, नॉर्मली जो ईयर ऑफ टैक्स होता है वो ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, पर इस केस में ये जो केस है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इस केस में ट्रांसफर उस समय माना जाएगा जिस साल आपका कन्वर्जन हुआ है। जिस साल आपका कन्वर्जन हुआ है उस साल उसको ट्रांसफर माना जाएगा, और जिस साल आपका स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ है उस साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बस इतना सा ही ये बात है। लेकिन गाइस एक चीज और ध्यान रखना, इस केस में आपको इनकम को 2 तरह से कंप्यूट करना पड़ेगा। इस केस में आपको इनकम को 2 तरह से कंप्यूट करना पड़ेगा, एक तो इनकम कैपिटल गेन वाला और एक बिजनेस इनकम वाला। एक इनकम कैपिटल गेन वाला, एक इनकम बिजनेस इनकम वाला। अब फॉर्मेट समझना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के समय गाइस आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे, जिसमें आप माइनस कर दोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा आपके पास नेट कंसीडरेशन। उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर और माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब गाइस इंडेक्स क्यों कब लेंगे हम लोग, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इंडेक्सेशन कब आएगा। यहाँ पर कब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और कब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, और कब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे और कब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, ये गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडेक्स का बेनिफिट कहां पर आएगा। लेकिन गाइस अब एक और चीज समझना, फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन गाइस यहाँ जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे ना गाइस वो हम लोग लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा वो हम लोग यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। इस तरह से हम लोग कैपिटल गेन को कंप्यूट कर लेंगे और फिर हम लोग आएंगे बिजनेस इनकम की साइड। बिजनेस इनकम में कुछ नहीं है गाइस, बिजनेस इनकम में हम लोग सबसे पहले सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक लेंगे, उसमें से गाइस माइनस कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। वहां पर जो हम लोगों ने फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया था उसको हम लोग यहाँ पर सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक से माइनस कर देंगे, तो हमारा पीजीबीपी का इनकम दैट मींस बिजनेस इनकम जो है हमारा आ जाएगा। अब गाइस आगे चलते हैं। अब दूसरे पॉइंट को समझना, अगर कोई आपका कैपिटल एसेट है वो अगर गाइस अंडर एनी लॉ कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है, अगर आपका कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है अंडर एनी लॉ, तो उस केस में क्या होगा। तो नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स जो होता है वो ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, बट इन दिस केस ट्रांसफर टुक प्लेस व्हेन एसेट इज कंपलसरी एक्वायर। ट्रांसफर तब मानेंगे जब जिस साल आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है आपके कैपिटल एसेट का। मैंने बोला नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स जो होता है वो ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, लेकिन गाइस इस केस में ट्रांसफर हम लोग तब मानेंगे जिस साल आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है। और दूसरा गाइस जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होगा ना उस साल को ईयर ऑफ टैक्स मान लिया जाएगा। जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होगा उस साल को आपको ईयर ऑफ टैक्स मान लिया जाएगा, और जिस साल आपका कंपलसरी एक्विजिशन होगा उस साल को ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, अब गाइस फॉर्मेट का बात कर लें गाइस, तो सबसे पहले पार्ट ए देख लो आप लोग, इनिशियल कंपनसेशन। फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इनिशियल कंपनसेशन आपको लेना है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस कर देना है तो नेट कंसीडरेशन आ जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर देना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन गाइस एडिशनल कंपनसेशन का बात कर ले, अगर आपको कोई एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है उस केस में फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आप एडिशनल कंपनसेशन जो मिल रहा है वो लोगे, लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस नहीं करोगे, क्योंकि वो आपने इनिशियल कंपनसेशन में ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पर तो सर क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा आपको लीगल चार्जेस और लिटिगेशन चार्जेस, अगर कोई है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है। लेकिन गाइस अब यहाँ पर कुछ चीजों को और समझना,
कुछ चीज़ों को और समझना कि अगर आपका कंपनसेशन जो है ना गाइस वो आपको इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, मैंने बोला अगर आपका कोई कंपनसेशन है वो आपको इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंपनसेशन के बारे में जानते हैं। इनिशियल कंपनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है ना गाइस, अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो जिस साल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा उस साल आपका पूरा इनिशियल कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इनिशियल कंपनसेशन के केस में गाइस, इनिशियल कंपनसेशन के केस में जिस साल आपको इनिशियल कंपनसेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले दिन आपका पूरा इनिशियल कंपनसेशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस एडिशनल कंपनसेशन में ऐसा नहीं होता है। एडिशनल कंपनसेशन में क्या होता है, एडिशनल कंपनसेशन में अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा एज एंड व्हेन रिसीव्ड, जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे वो टैक्सेबल होता जाएगा। अब गाइस एक और चीज समझना, तो लेट कंपनसेशन होता है ना, लेट कंपनसेशन में आपको जाहिर सा बात है गाइस इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन गाइस वो जो इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्सेबल होता है। अरे सर ये क्या, हाँ गाइस लेट कंपनसेशन में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड आईएफओएस। मैंने बोला अंडर द हेड आईएफओएस। आईएफओएस क्या होता है गाइस, आईएफओएस भी एक चैप्टर है, वो भी मैं आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से रिवाइज करा दूंगा। आईएफओएस बोले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बोलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने बोला लेट कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड आईएफओएस। टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है गाइस, तो अब एक और चीज समझना है, यहाँ पे भी कैंटिक पॉइंट है गाइस। टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू 50%। मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू 50%। सर 50% कहाँ गया, 50% का किस खुशी में हम लोग को मिल रहा है रिपीट, तो 50% जो वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57। मैंने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57 टैक्सेबल अमाउंट का। इंटरेस्ट रिसीव टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू 50%, बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू 50%। हाँ गाइस इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू 50% जो है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अब गाइस एक और चीज समझना, यहाँ पर अब एक और एंटी पॉइंट आता है इसी पॉइंट का, क्या इनिशियल कंपनसेशन अगर पहले तो मैंने आपको बताया कि इनिशियल कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुआ है तो टोटल इनिशियल कंपनसेशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। लेकिन गाइस अब एक सर आप एक और चीज बताओ कि जो हमने इनिशियल कंपनसेशन का तो नेचर हम लोग को समझ में आ गया है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन सर जो एडिशनल कंपनसेशन में हम लोग निकाले हैं वो क्या होगा सर, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो या फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो नेचर होता है ना एडिशनल कंपनसेशन वाले कैपिटल गेन का वो एज सेम एज होता है इनिशियल कंपनसेशन वाले कैपिटल गेन का। अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लो, अगर वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लो। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ कैपिटल गेन ऑन एडिशनल कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन ऑन इनिशियल कंपनसेशन। एक बार फिर से पढ़ना गाइस, नेचर ऑफ कैपिटल गेन जो है वो ऑन एडिशनल कंपनसेशन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कैपिटल गेन ऑन इनिशियल कंपनसेशन। अगर इनिशियल कंपनसेशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो एडिशनल कंपनसेशन पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका भी साथ साथ अच्छे तरीके से फटाफट रिवीजन हो जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बता करके जरूर जाना कि आपको ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा। चलो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना, अगर कोई इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, टेम्परेरी ऑर्डर। अगर कोई इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर की वजह से कंपनसेशन रिसीव होगा तो वो टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर फाइनल ऑर्डर पास होगा। मैंने बोला अगर कोई टेम्परेरी ऑर्डर में ये डिसाइड हुआ कि आपको कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है, अगर मैंने बोला अगर किसी इंटरिम ऑर्डर की वजह से आपको कंपनसेशन रिसीव होगा तो वो टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल फाइनल ऑर्डर पास होगा। गाइस एग्जांपल से समझना इसको, इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास हुआ था प्रीवियस ईयर 25-26 में। सपोज इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास हुआ प्रीवियस ईयर 25-26 में और कंपनसेशन जो है ना गाइस वो 5 लाख का आपको रिसीव हुआ है 25-26 में, वो आपको रिसीव हो गया कंपनसेशन। मैंने बोला एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया 25-26 में और आपको कंपनसेशन 5 लाख का मिल गया है 25-26 को, लेकिन गाइस फाइनल ऑर्डर जो है ना, फाइनल ऑर्डर पास हुआ है 27-28 में। फाइनल ऑर्डर पास किया गया है 27-28 में और डिसाइड किया गया है कि कंपनसेशन 5 लाख नहीं 7 लाख होगा। मैंने बोला एक इंटरिम ऑर्डर था जो कि पास किया गया है 25-26 में, साथ ही कंपनसेशन ऑफ 5 लाख रिसीव किया गया है 25-26 में ही, लेकिन गाइस फाइनल ऑर्डर जो है वो पास किया गया है 27-28 में और डिसाइड किया गया है कि कंपनसेशन 5 लाख नहीं 7 लाख होगा। तो गाइस मैं बताऊं जो 5 लाख आपको पहले रिसीव हुआ था ना वो टैक्सेबल हो जाएगा फाइनल ऑर्डर जिस समय पास हुआ है, तो यानी 27-28 में वो फाइनली 27-28 में 5 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर 2 लाख जो है एक्स्ट्रा मिला है वो कहाँ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 लाख का जो 2 लाख एडिशनल कंपनसेशन जो होगा वो टैक्सेबल होगा एज एंड व्हेन रिसीव, जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे वो टैक्सेबल होता जाएगा। तो गाइस अब समझना वो जो 2 लाख है ना गाइस वो भले ही फाइनल ऑर्डर में ऐसा डिसाइड किया गया है कि वो हम लोगों को 7 लाख मिलेगा, लेकिन गाइस वो तो एडिशनल कंपनसेशन है ना, तो एडिशनल कंपनसेशन टैक्सेबल तो उस साल नहीं होगा जिस साल फाइनल ऑर्डर पास किया गया है, क्योंकि वो तो टैक्सेबल होगा एज एंड व्हेन रिसीव। अब एक और चीज समझना गाइस, वो 2 लाख के बारे में मैंने बताया कि वो रिसीव हुआ है आपको 29-30 में, तो वो टैक्सेबल भी 29-30 में ही होगा ना कि 27-28 में होगा। गाइस इसी के साथ हमारा दूसरा एक्सेप्शन भी खत्म होता है और अब हम लोग समझ लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट बात करता है डिस्ट्रक्शन और या फिर डैमेजेस ऑफ कैपिटल एसेट। तो गाइस नॉर्मली डिस्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। डिस्ट्रक्शन जो है ना उसको ट्रीट नहीं किया जाता ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। हाउएवर इफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट इज ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजन, However, if destruction is due to following 4 reason and insurance claim is received, guys अगर आपको इंश्योरेंस भी मिल गया है, अगर डिस्ट्रक्शन जो है guys वो कुछ चार चीजों के कारण हुआ है और साथ ही आपको इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हो गया है, तो उस केस में इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन जो है guys वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर वो 4 रीजन क्या है, 4 चीजें क्या है वो, पहला मैं बता दूं, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी के कारण आपका डिस्ट्रक्शन होता है कैपिटल एसेट का, या फिर कोई कैपिटल एसेट आपका डैमेज हो जाता है, या फिर दूसरा गाइस रायोट के कारण, या फिर गाइस एनिमी अटैक के कारण, या फिर गाइस फायर एक्सप्लोजन के कारण अगर आपका कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन होता है और आपको कैपिटल और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाता है तो इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन आपका यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गाइस अब आगे और एक और चीज समझना, इसका कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो आप लोगे, साथ ही ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो नेट कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइस यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मैंने तीनों केस का
आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के केस में ट्रांसफर तब माना जाएगा जिस साल कन्वर्जन होगा, टैक्स ईयर ऑफ टैक्स तब माना जाएगा जिस साल आपने स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड किया है। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर जो है वो जिस दिन कंपल्सरी एक्वायर किया गया है उसको ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लेंगे, जिस साल कंपनसेशन रिसीव हुआ उसको ईयर ऑफ टैक्स मान लेंगे। डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेजेस के केस में डिस्ट्रक्शन ईयर जो है उसको ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लेंगे, और इंश्योरेंस क्लेम जिस साल रिसीव हुआ उसको ईयर ऑफ टैक्स मान लेंगे। लेकिन गाइस स्पेशल केसेस के पहले के सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलो गाइस हम लोग चलते हैं स्पेशल केसेस पर। स्पेशल केसेस क्या बोलता है? सबसे पहला बात करता है सेक्शन 50C। बोलो सेक्शन 50C। सेक्शन 50C बात करता है गाइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां पर गाइस बात समझना, अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है एसएससी, अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है एसएससी, इमोल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है एसएससी एज अ कैपिटल एसेट, और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% से ज्यादा है कंसिडरेशन के, अगर मैंने बोला इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन देन सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैंने बोला क्या गाइस? मैंने बोला क्या कि सेक्शन 50C बात करता है क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को शैल बी ट्रीटेड एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोला क्या कि इफ इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट, इफ अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, if stamp duty value is more than 110% of consideration then such stamp duty value shall be treated as fair value of consideration। गाइस स्क्रीन पर देखो, मैंने 5 केसेस लिए यहाँ पर। पहला का सेलिंग प्राइस जो है वो जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो आपका 1 लाख रुपीज है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 1,07,000 है, जो कि 110% से ज्यादा नहीं है। सेलिंग प्राइस यानी कंसिडरेशन का 110% से ज्यादा नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को ही फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख को ही फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया गया है। लेकिन इस दूसरे केस में देखना, जो सेलिंग प्राइस है यानी कि हमारा जो कंसिडरेशन है वो 1 लाख रुपीज है, और जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 1,12,000 है। 1,12,000 इज एब्सोल्युटली मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस। दैट मींस गाइस यहाँ पर हम लोगों ने एसडीवी लिया है, एसडीवी को ट्रीट किया है एज अ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ऐसे ही गाइस 3, 4, 5 केस भी है, इसको भी आप लोग देख करके समझ सकते हो। ये पीडीएफ को या तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर अगर गाइस आपको कोई पार्ट समझना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस अब एक और चीज समझना, एसएससी जो है ना गाइस वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है एसडीवी से, अगर एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है एसडीवी से और वो क्लेम कर रहा है कि उसका एसडीवी जो वो मोर देन मार्केट वैल्यू है, तो उस केस में उसका केस वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने असेसिंग ऑफिसर को कि आप जो है मेरे इस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ले जाओ। तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास लेके जाया जाएगा उसी केस को, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर जो डिटरमाइन किया है वैल्यू वो अगर लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तब तो फिर गाइस उसको जो वैल्यू डिटरमाइन किया गया है वैल्यूएशन ऑफिसर के थ्रू उसको ट्रीट कर लेंगे एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन गाइस अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के थ्रू डिटरमाइन किया गया वैल्यू अगर मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो उस केस में इसको इग्नोर कर देंगे गाइस, और एसडीवी को ही फेयर वैल्यू कंसिडरेशन की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। अब गाइस एक और चीज समझना, सर डेट कौन सा लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है? तो गाइस मैं बता दूं, नॉर्मली एसडीवी इज कंसीडर्ड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन गाइस अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट सेम नहीं है, और एसएससी को जो गाइस एसएससी कैन टेक एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, एसएससी जो वो एग्रीमेंट का डेट को तब ले सकता है अगर उसको कोई कंसीडरेशन रिसीव्ड हुआ है या फिर कंसीडरेशन का कोई पार्ट रिसीव्ड हुआ है थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू बैंक अकाउंट। सर अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू बैंक अकाउंट तो आपने बोल दिया, लेकिन सर उसमें आता क्या क्या है? तो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई और साथ ही एनईएफटी। अब गाइस एक और स्पेशल केसेस पे चलना, बोलो सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड को दूसरा टोकन मनी भी बोलते हैं गाइस। अगर आपने किसी का पैसा खा लिया है गाइस, एक और चीज समझना, इफ एनी एडवांस मनी इज फॉरफिटेड, अगर आपने किसी का पैसा खा लिया है बिफोर 1/4/2014, गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग है, वहां पर 1/4/2014 लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपने किसी एडवांस मनी को फॉरफिट कर लिया है बिफोर 1/4/2014, तो उसको गाइस उसके कॉस्ट में से रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला अगर आपने किसी एडवांस मनी को फॉरफिट कर लिया है बिफोर 1/4/2014, तो उसको आपको अपने कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन गाइस कुछ चीजों को ध्यान रखना, क्या कि अगर आपके क्वेश्चन में इंडेक्सेशन अप्लाई हो रहा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर आपको उस क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आप जो कॉस्ट में से रिड्यूस करोगे ना वो इंडेक्सेशन से पहले रिड्यूस कर देना। और दूसरा एक और चीज समझना, अगर जो एडवांस मनी फॉरफिट किया गया वो प्रीवियस ओनर के थ्रू किया गया है, तो इस केस में कॉस्ट से रिड्यूस नहीं किया जाएगा। मैंने बोला अगर जो एडवांस मनी फॉरफिट किया था वो प्रीवियस ओनर ने किया था, तो उस केस में गाइस यहाँ पर कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर करंट ईयर ने फॉरफिटेड किया होगा तो फिर उसी केस में कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है आपने आफ्टर 1/4/2001, मैंने बोला अगर आपने कोई एडवांस मनी को फॉरफिट किया है आफ्टर 1/4/2001, तो उसको वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड आईएफओएस इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर। इसको भी गाइस ध्यान रखना। गाइस अब तीसरे स्पेशल केसेस पे हम लोग आते हैं, सेक्शन 50B, बोलो स्लम्प सेल। अरे बोलो स्लम्प सेल गाइस मैं बता दूं ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो अब एक और चीज समझना, अगर आपने किसी अंडरटेकिंग को, यूनिट को या फिर बिजनेस को लमसम कंसिडरेशन में विदाउट असाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी सेल कर दिया है, तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे होगा, कैसे निकलेगा? गाइस मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई अंडरटेकिंग है या फिर कोई यूनिट है या फिर कोई बिजनेस है, उसको आपने एक लमसम कंसिडरेशन में सेल कर दिया है, लमसम कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया, आपने कोई इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू असाइन नहीं किया और ऐसे ही लमसम कंसिडरेशन में सेल कर दिया है, तो वहां पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस को। सर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे आप फेयर मार्केट वैल्यू को, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 व्हिचएवर इज हायर जो होगा ना उसको फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करोगे। दूसरा माइनस कर दोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, और साथ ही माइनस कर दोगे इसमें
में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गाइस यहाँ पर एक और चीज समझना, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना वो यहाँ पर नेटवर्थ होगा। अब बात आता है क्या सर कि नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप एसेट्स में से सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होंगे ना, जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होंगे वो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट होंगे। और गाइस जो अदर एसेट होगा ना वो आपको बुक वैल्यू पे लेना पड़ेगा, और लायबिलिटीज तो ऑलरेडी आप बुक वैल्यू पर ही लोगे। इस तरह से आपका नेटवर्थ आ जाएगा। लेकिन गाइस कुछ चीजों को आप ध्यान में रखना। पहला क्या, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको आप इग्नोर कर देना। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स में तो उसको आप इग्नोर कर देना। दूसरा गाइस यहाँ पर एक चीज समझना, मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग में कुछ 4 चीजों के बारे में बताया था। 4 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर अगर कोई यूटीआई का यूनिट है, या फिर अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का यूनिट है, या फिर गाइस अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स है, तो उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर देखना पड़ेगा। अदरवाइज बाद बाकी जितने एसेट है उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर्स देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज समझना, इफ अंडरटेकिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर्स, अगर किसी अंडरटेकिंग को आपने हेल्ड किया था फॉर मोर देन 3 ईयर्स, उस केस में गाइस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पर गाइस मेन चीज 3 ईयर्स है। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखना। स्लम सेल के केस में अगर किसी अंडरटेकिंग को आपने हेल्ड करके रखा था फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर आपने उसको ट्रांसफर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर 3 साल से पहले अगर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है लमसम कंसिडरेशन में, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एक और चीज समझना गाइस, नेटवर्थ का कैलकुलेशन करते समय एसेट के केस में एसेट के साइड में अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है, फॉर एग्जांपल अगर गुडविल है गाइस, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में उसको नील ट्रीट करेंगे, उस केस में उसका वैल्यू 0 होगा। गाइस अब एक और चीज समझना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 47 के बारे में। सेक्शन 47 क्या बात करता है गाइस, कुछ चीजों को ट्रांसफर नहीं माना गया है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया है। तो अरे बोलो एग्जाम ट्रांसफर का बात कर लेंगे गाइस, तो 1 बाय 1 देखते चलना। आप लोग का नजर स्क्रीन पर होना चाहिए और कान मेरे तरफ होना चाहिए। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है HUF, अगर कोई HUF है वो कैपिटल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने ही मेंबर्स को पार्टीशन के टाइम पे, उस केस में इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा गाइस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर HUF है वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रही है अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर कि अगर आपने शेयर को अलॉट किया है अंडर ESOPs, अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हो अंडर ESOPs एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैंने बोला एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हो या फिर गिफ्ट कर रहे हो किसी को भी, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ ट्रांसफर और कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। कंप्यूटेशन के लिए आप फेयर मार्केट वैल्यू एज एन रेट ऑफ गिफ्ट जो होगा उसको फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करोगे। मैंने क्या बोला गाइस, अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस, तो उस केस में उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन गाइस इसका मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया, अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हो अंडर ESOPs या फिर गाइस अगर आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को, तो उस केस में इसको ट्रांसफर माना जाएगा और साथ ही कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। कंप्यूटेशन के लिए आप क्या करोगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू एज एन रेट ऑफ गिफ्ट है उसको ट्रीट कर लोगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है वो अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रही है किसको, 100% सब्सिडरी कंपनी को, और वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसी का रिवर्स आप कर दो कि अगर कोई 100% सब्सिडरी कंपनी है वो अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेगी अपनी होल्डिंग कंपनी को, और होल्डिंग कंपनी जो है गाइस वो अगर इंडियन कंपनी है, तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे आप वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो प्रेजेंट ओनर और प्रीवियस ईयर दोनों को कंसीडर करके लोगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो भी गाइस प्रीवियस ओनर और करंट ईयर दोनों को कंसीडर करोगे उस केस में। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी है वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रही है अपने अमलगमेटेड कंपनी को इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, और वो जो अमलगमेटेड कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी है गाइस, तो इस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर और देखो, अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर ट्रांसफर कर रही है और रिसीव कर रही है शेयर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई डीमर्ज्ड कंपनी है वो अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रही है अपनी रिजल्टिंग कंपनी को, और रिजल्टिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मैंने बोला अगर कन्वर्जन हो रहा है बॉन्ड्स का डिबेंचर का शेयर सर्टिफिकेट्स का इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और मैं बता दूंगा अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर्स में ऑफ दैट कंपनी, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय RBI जो उसका आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। साथ ही अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो स्कीम ऑफ सीनियर सिटीजन, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी समझना, अगर कोई मनी रिसीव होता है सीनियर सिटीजन को अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1043। गाइस अब लास्ट पॉइंट एक और चीज समझना, अब एक लास्ट पॉइंट समझना, अगर आपका कोई गोल्ड है जिसको आपने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में, या फिर गाइस अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से गोल्ड में कन्वर्ट किया है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और यहाँ पर भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। गाइस ये सारे पॉइंट थे, टोटल हमने शायद 13 पॉइंट देखे हैं गाइस, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर देना और ध्यान में रख लेना कि किन किन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बोलो सेक्शन 47 हम लोगों ने देखा था। अब अगर आपको पता है ये PDF लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके इसको एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी अपना नोट्स होगा जिन भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर तो आप रिविजन करने आए हो। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं, बोनस शेयर को देख लेते हैं हम लोग गाइस कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर क्या होगा, राइट शेयर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोनस शेयर देख लेते हैं। अगर आपको बोनस शेयर अलॉट हुआ है बिफोर 1/4/2001, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम कॉस्ट देखोगे और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 देखोगे, व्हिचएवर इज हायर होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। अगर आपने को बोनस शेयर अलॉट हुआ है आफ्टर 1/4/2001, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप नहीं लोगे। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब करेंगे, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लोगे फ्रॉम अलॉटमेंट ड्यू टू ट्रांसफर डेट। राइट शेयर का केस में बात कर ले तो अगर शेयर होल्डर्स ने खुद ने एक्वायर कर लिया है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप अमाउंट पेड टू कंपनी लोगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम अलॉटमेंट डेट टू ट्रांसफर डेट लोगे। लेकिन सर हमने अगर राइट को रिनाउंस कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने राइट का रिनाउंसमेंट कर दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप रिनाउंसमेंट प्राइस लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप नील लोगे और इस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा।
अब एक और चीज समझना, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा सर? तो फ्रॉम ऑफर डेट टू रिनाउंसमेंट डेट, फ्रॉम ऑफर डेट टू रिनाउंसमेंट डेट जो होगा वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, जो परचेजर होगा उसके केस में कैपिटल गेन कैसे लगेगा? तो कैपिटल गेन के लिए सेम फॉर्मेट है गाइस, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चीज ध्यान रखना, उसने जो अमाउंट पे की है कंपनी को, साथ ही उसने जो अमाउंट पे की है परचेजर को परचेज करने के लिए, राइट को गाइस, सॉरी आई एम सॉरी, अमाउंट जो उसने पे किया है राइट को परचेज करने के लिए रिनाउंसर को, और साथ में ये अमाउंट पे टू कंपनी, जो उसने अमाउंट पे किया है कंपनी को, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग उसके लिए हो जाएगा फ्रॉम अलॉटमेंट डेट ऑफ शेयर टिल डेट ऑफ ट्रांसफर। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। तो गाइस इस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेना है? अगर आपका जो इंटेंजिबल एसेट है वो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले लेना है। लेकिन गाइस अगर जो आपका कैपिटल एसेट है, अगर जो आपका कोई इंटेंजिबल एसेट वो आपने परचेज किया तो उस केस में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो परचेज प्राइस ले लेना है। लेकिन गाइस कुछ चीजों को ध्यान रखना, इस केस में आपको जो एफएमबी जोन 1 का 2001 वाला बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। साथ ही इस केस में इंटेंजिबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है वो हमेशा आप नील लोगे, उसको ऑलवेज ट्रीट करोगे एज नील। अब गाइस एक और चीज समझना, सेक्शन 50 सीए बोलो, सेक्शन 50 सीए गाइस, कैपिटल गेन इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर्स। मैंने बोला इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर, अगर आपका सेल वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू को आप ट्रीट कर दोगे एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब गाइस आगे बढ़ते हैं सेक्शन 50D पे। सेक्शन 50D बोलता है क्या कि कैपिटल गेन इफ कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल, अगर आपका कंसिडरेशन जो है वो डिटरमिनेबल नहीं है। मैंने बोला अगर आपका कंसिडरेशन जो वो डिटरमिनेबल नहीं है तो उस केस में कैपिटल गेन क्या होगा? तो जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा ना, उसको ही आप उसको कैसे मानोगे? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे? तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर होगा ना, जो एसेट जा रही है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लोगे। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक फ्रेंड से कांटेक्ट कर लिया, मैंने मान लो फॉर सपोज मेरे पास मेरी ये गोल्ड रिंग है, ये गोल्ड रिंग मैंने बोला क्या कि मैं ये गोल्ड रिंग तेरे को दे देता हूँ और साथ ही इसके बदले में क्या होगा ना, मैं जिंदगी भर तेरे घर में बैठ के खाना खाऊंगा। मैंने बोला क्या कि मैं ये गोल्ड रिंग तेरे को दे देता हूं और साथ में मैं और इसके बदले में मैं जिंदगी भर तेरे घर में बैठ के खाना खाऊंगा। तो अब मैं कितना खाना खाऊंगा गाइस, इसका कंसिडरेशन डिटरमिनेबल तो नहीं है ना। तो इस केस में जो अंगूठी जा रही है ना, इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसको ही मैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह ट्रीट कर लूंगा। अब गाइस एक और चीज समझना, सेक्शन 50A समझना गाइस। लेकिन गाइस मैं बता दूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें कुछ चीजें को मैं आपको समझा देता हूं, आप बस उतना ही समझ लो। पहले तो ये जान लो कि इस केस में आपको हम ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मैंने बोला कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, एमएलडी क्या होता है सर? मार्केट लिंक डिवेंचर, अनलिस्टेड डिवेंचर या फिर बॉन्ड, इस केस में आपको ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और गाइस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट एक बार इसमें इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यू के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। जहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो इन्वेस्ट करती है मोर देन 65%, मैंने बोला मोर देन 65%। मैंने बोला कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है मोर देन 65% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड इनटू डेट सिक्योरिटी, उसको स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो इसी के साथ ही खत्म होता है गाइस। और अब एक लास्ट स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं क्या कि कुछ कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे ना गाइस, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी। अगर कुछ कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर देते हो तो कैपिटल गेन जो है वो आप कैलकुलेट करोगे फॉरेन करेंसी में और उसको रिकन्वर्ट कर दोगे इंडियन करेंसी में। तो उसका गाइस कंडीशन क्या है? पहले तो मैं बता दूं, असेसी है ना वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट देखना, स्क्रीन पर देखना गाइस, असेसी शुड नॉट बी रेसिडेंट। मैंने बोला असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। असेसी जो है वो शुड परचेज शेयर या डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर और डिबेंचर जो उसने परचेज किया वो इंडियन कंपनी के होने चाहिए। और साथ ही गाइस वो जो एसेट है वो परचेज उसने किया होना चाहिए फॉरेन करेंसी में। तो इसी के साथ हमारे सारे स्पेशल केसेस खत्म होते हैं और अब हम देखेंगे एग्जेम्पशंस को। गाइस एग्जेम्पशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एग्जेम्पशन से बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इन सारे एग्जेम्पशंस को आप लोग अच्छे से समझना। सबसे पहला एग्जेम्पशन बात करते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बोलो एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ तो गाइस एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोलता है क्या कि अगर आप एलिजिबल एसएससी कौन है, सबसे पहले मैं बता, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो एलिजिबल एसएससी है। अगर इंडिविजुअल है या फिर कोई एचयूएफ है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है आपने, अगर आपको इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो और अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है जिस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और उस कैपिटल गेन से आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ हुआ है, मैंने बोला अगर आपका जो कैपिटल गेन हुआ है अप टू 2 करोड़ हुआ है, तो उस केस में एसएससी जो है वो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, जो बेनिफिट है 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला जो बेनिफिट है ना वो अवेलेबल वंस इन ईयर होता है। ठीक है गाइस। अब सर टाइम लिमिट भी कुछ है क्या? तो हाँ गाइस टाइम लिमिट भी है। जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करोगे, जो परचेस करोगे, वो आपको विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, या फिर अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको परचेस करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और गाइस अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पर टाइम लिमिट -1 +2 +3 हो जाता है। अब एक और चीज समझना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होता है? तो सर असेसी शुड एक्वायर हाउस प्रॉपर्टी एंड डिपॉजिट डिजायर अमाउंट इन सीजीएएस अकाउंट, मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना कि वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है ना वो अगर यूटिलाइज कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उसको आप उसको यूटिलाइज कर दो फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आप उसको अनयूटिलाइज रखते हो, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, तो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम अर्लियर किया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब सर एक चीज बताना कि जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर डिपॉजिट जो होगा या फिर साथ ही जो कैपिटल गेन होगा, विच एवर इज लोअर जो होगा ना वो आप उतना अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन होगा। अब एक और चीज समझना गाइस, मैक्सिमम एग्जेम्पशन, हाँ गाइस मैक्सिमम एग्जेम्पशन यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन होगा वो 10 करोड़ तक आप ले सकते हो। ये नहीं कि आप 15 करोड़ 14 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा एग्जेम्पशन ले ही नहीं सकते हो गाइस।
अब एक और चीज समझना, लॉक इन पीरियड क्या होगा। अगर न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो आपने जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया ना, वो आप ट्रांसफर नहीं करोगे विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मैंने बोला जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। जिस साल आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया ना, उसको 3 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम पहले किया वो विथड्रॉ कर लिया जाएगा और उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर दिया जाएगा ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। गाइस सेक्शन 54 भी हम लोग दूसरे एग्जेम्पशन पे आ गए हैं। ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। यहाँ पर भी एलिजिबल एसएससी जो वो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए यूज किया है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है ना, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब आप उस कैपिटल गेन से अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करते हो। मैंने बोला गाइस अगर आपको इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, मैंने बोला अगर आपको इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो गाइस, और आपने अपना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर किया है, उस लैंड को जिसको आप यूज करते थे या फिर आपके पेरेंट्स यूज करते थे फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स आपने किया है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, उस केस में आपको अगर कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस कैपिटल गेन से अगर आपने अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किया है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे भी टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है कि जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड आपने एक्वायर किया ना, वो विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। मैंने बोला वो विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। सीजीएस अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन और सारी लॉक इन पीरियड का बात करें तो वो सेम है, सेक्शन 54 है। आप लोग पीछे रिवर्स पीछे जाकर के अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि मैंने क्या बताया था सीजीएस अकाउंट में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के बारे में और लॉक इन पीरियड के बारे में। लेकिन गाइस अब एक और चीज यहाँ पर समझना है, एक नोट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इफ एसएससी एक्वायर्ड न्यू एसेट एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, मैंने बोला गाइस अगर एसएससी एक्वायर करता है न्यू एसेट एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और वो ट्रांसफर कर देता है उस न्यू एसेट को विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ तक में भी उसको अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो जो एग्जेम्पशन क्लेम अर्लियर हुआ था वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट ट्रीट ही नहीं करते हैं और यहाँ पर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। तो गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, तीसरा एग्जेम्पशन हम लोग देखते हैं जो कि बात करता है सेक्शन 54D। सेक्शन 54D बात करता है एग्जेम्पशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर एलिजिबल एसएससी ऑल एसएससी है गाइस, ना सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हर एसएससी का बात कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी बीओआई एओपी जितने भी है सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आपका किसी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है जिसको आपने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए यूज किया था फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपने यूज किया था बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल भी गेन हो रहा है और उस कैपिटल गेन से आपने एक्वायर किया है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को ही, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर यहाँ पे भी टाइम लिमिट है क्या? तो हाँ गाइस यहाँ पे भी टाइम लिमिट है। आपने जो न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर किया है या फिर परचेज किया वो विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन होना चाहिए गाइस। यहाँ पर ट्रांसफर का बात नहीं हुआ है, यहाँ पर कंपनसेशन का बात हुआ है। जो आपको कंपनसेशन मिला था ना गाइस वो आपको उसके 3 साल तक में आपको जो है वो एक्वायर करना होगा न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को। बात कर लेते हैं सीजीएस वाले पॉइंट का, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वाले पॉइंट का और लॉक इन पीरियड वाले पॉइंट का, तो वो एज सेम है, सेक्शन 54 है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जेम्पशन का जो कि बात करता है सेक्शन 54 ईसी का। बोलो सेक्शन 54 ईसी, बोलो सेक्शन 54 ईसी जो कि बात करता है एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करता है। यहाँ पर भी एलिजिबल एसएससी जो वो ऑल एसएससी है। यहाँ पर गाइस अगर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग और दोनों लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उस केस में अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बात नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात हुआ है। उस केस में गाइस अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस कैपिटल गेन से आपने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के जो कि रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स। बॉन्ड्स बोले तो कैसे बॉन्ड्स? एनएचएआई के अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल के खरीद लिया है, पीएफसीएल के खरीद लिया है, आईआरएफसीएल के खरीद लिया है या फिर गाइस हुडको या फिर इरेडा के खरीद लिया है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा गाइस। अब सर यहाँ पे भी टाइम लिमिट होगा? हाँ बिल्कुल टाइम लिमिट है। यहाँ पर जो बॉन्ड आपने एक्वायर किया ना वो आपको विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर करना चाहिए। जब आपने ट्रांसफर किया है उसके 6 मंथ तक आप उसको एक्वायर कर दो। अगर आप एक्वायर कर लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सीएजीएस वाला जो पॉइंट है वो गाइस यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वाला जो पॉइंट है वो सेम कैपिटल गेन हो या फिर कॉस्ट ऑफ बॉन्ड विच एवर इज लोअर होगा गाइस, वो उतना अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज और ध्यान रखना, जो लॉक इन पीरियड है ना गाइस वो एसएससी जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता उन बॉन्ड्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता है गाइस उसको मनी में विद इन 5 इयर्स, 5 साल तक उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता और साथ ही कन्वर्ट नहीं कर सकता है इनटू मनी। अब एक और चीज समझना, अगर ट्रांसफर कर देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है उसको मनी में तो जो एग्जेम्पशन क्लेम किया था अर्लियर शैल बी विड्रॉन, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा इन द ईयर इन विच बॉन्ड ट्रांसफर और कन्वर्ट इट इनटू मनी। सर आप बार-बार कन्वर्ट बोल रहे हो तो कन्वर्ट का मतलब क्या है? तो गाइस यहाँ पर देखो नोट के नीचे में लिखा हुआ है उसको आप लोग देखो। कन्वर्ट इट इनटू मनी का मतलब होता है लोन या फिर एडवांस टेकन ऑन सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड। अगर किसी सिक्योरिटी या बॉन्ड्स पर आपने लोन या फिर एडवांस लेकर रखा है उसी का मतलब है कि कन्वर्ट कर देना। टाइम लिमिट का बात करें गाइस तो जो 6, अब गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान रखना, जो 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे ना गाइस हम लोग, जो 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो हम लोग 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे वो तो डेट ऑफ ट्रांसफर से करेंगे। बट गाइस एज पर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करने वाला कैपिटल एसेट को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में तो उस केस में जो टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ है ना उसको कैलकुलेट करेंगे
फ्रॉम द डेट ऑफ स्टॉक सोल्ड, जिस साल स्टॉक सोल्ड किया है वहां से 6 मंथ देखेंगे। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग 6 मंथ को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से, लेकिन सीबीडीटी का नोटिफिकेशन बताया आया है कि जो कन्वर्जन वाला पॉइंट है ना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसके में जो 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे वो जिस साल स्टॉक सोल्ड हुआ है वहां से देखेंगे। अब मैक्सिमम एग्जाम्पशन का बात करें, जैसे मैंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी सेक्शन 54 में बताया था कि जैसे मैंने सेक्शन 54 में बताया था क्या कि मैक्सिमम एग्जाम्पन आप 10 करोड़ तक ले सकते हो, वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाले में। वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमम एग्जाम्पन का लिमिट है वो, और वो है 50 लाख। मैंने बोला 50 लाख, सेक्शन 54 इसी करें। यहाँ पर बॉन्ड्स को परचेज करने का जो मैक्सिमम एग्जाम्पन है वो 50 लाख का है। गाइस अब बात कर लेते हैं सेक्शन 54F के बारे में। तो बोलो सेक्शन 54F, अरे बोलो सेक्शन 54F। सेक्शन 54F बात करता है एग्जाम्पशन फॉर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आगे चलो मैं बताता हूँ। एलिजिबल एसएससी बात करता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में। इंडिविजुअल और एचयूएफ एलिजिबल एसएससी है यहाँ पर, और ट्रांसफर आपने अगर किया है किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को, अगर किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया है एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर देते हो तो वो तो गाइस उसका एग्जाम्पशन तो सेक्शन 54C में मिल जाता है ना, उसका एग्जाम्पशन तो सेक्शन 54C में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और वहां पर आपको कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आपने उस कैपिटल गेन से एक्वायर किया एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। टाइम लिमिट का बात कर ले तो सेम एज सेक्शन 54 है, -1 +2 +3 वाला। सीजीएस अकाउंट का बात कर ले तो सेम एज 54 है, और अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन का बात कर ले तो गाइस वो यहाँ पर एंटिक है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन वाला बात कर ले तो वो गाइस यहाँ पर एंटिक है। वो क्या बोलता है कि अगर आपका जो नेट कंसिडरेशन है वो फुल्ली यूटिलाइज हो गया है तो फिर कैपिटल गेन फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपका नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज हुआ है तो कैपिटल गेन भी पार्टली एग्जाम्प्ट होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मुला है गाइस। फॉर्मुला क्या है, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर डिपॉजिट से और डिवाइड कर दिया नेट कंसिडरेशन से, तो आपका अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन आ जाएगा। अब गाइस लॉक इन पीरियड के बारे में समझना। लॉक इन पीरियड क्या है कि एसएससी जो है ना शुड नॉट ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। जिस साल आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है उस साल से आप विद इन 3 इयर्स उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफर कर देते हो विद इन 3 इयर्स तो जो एग्जाम्पशन क्लेम किया आपने अर्लियर वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसको ट्रीट कर दिया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उनको भी समझना। मैंने बोला ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उस केस में एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होना चाहिए अंडर दिस सेक्शन। और एक और चीज समझना, एसएससी शुड नॉट परचेज एनी हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 इयर्स। एसएससी जो कोई भी नया हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदना होना चाहिए 2 साल तक आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। इन दोनों नोट्स को भी आप लोग याद रखना। गाइस कैसा लग रहा है आपको ये रिवीजन वीडियो, आप लोग कमेंट में बता करके जरूर जाना, और अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस अब एक और चीज समझना, कुछ नोट आ रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अब मैं बताऊं, आपका सारा स्पेशल केसेस खत्म हो गया है, साथ ही आपका सारा एग्जाम्पशन वाला पॉइंट भी खत्म हो गया है, और इन दोनों से पहले जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, चाहे वो चार्जिंग सेक्शन हो, चार्जिंग सेक्शन के एक्सेप्शन हो, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब गाइस अगर कुछ बचा रह गया है इस चैप्टर में तो वो है टैक्स रेट। टैक्स रेट बचा रह गया है, और एक एसटीटी वाला पॉइंट बचा रह गया है, और साथ ही अरुण जेटली जी ने जो ग्रैंडफादरिंग रूल लिया था वो बचा रह गया है। तो मैं बताऊंगा मैं इस पे अभी आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसका शॉर्ट्स डालना चाहता हूं। मैं इन तीनों चीज का, एक टैक्स रेट का, एक एसटीटी वाले पॉइंट का और एक ग्रैंडफादरिंग रूल वाले का शॉर्ट्स डाल दूंगा। आप लोग इस चीज को वहां से कवर कर सकते हो। तो होप सो गाइस आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग का मोस्टली पूरा रिवीजन हो ही गया होगा गाइस। कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए शॉर्ट्स डाल दूंगा, बहुत जल्द से जल्द डाल दूंगा। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने किसी भी फ्रेंड्स हो, कोई भी फ्रेंड हो जो किसी के इंटर में है, और उनको ये वीडियो सजेस्ट करना। अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनको सजेस्ट करना। और साथ ही गाइस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर के आने वाले हैं। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय।